Hey everyone, this is Science Side. I welcome you all in my channel. My name is Sharu. Today we will do the important MCQs of a breathing and exchange of a gases chapter, which is the 17th chapter of the class 11th. For the NEET exam, we will do the revision. Let's start the video with the first question. And the first question is, after forced expiration, someone breathe in some volume of air by forced inspiration. मतलब फोर्सफुली हमने ना एक्सपिरेशन करा अपनी बॉडी से और उसके बाद हमने फिर से ब्रीथ इन करा, लेकिन इस एयर को हमने नॉर्मली नहीं ब्रीथ इन करा, वी डू द फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो कुछ फोर्स्ड एक्सपिरेशन करने के बाद यानी क्या नाम देते हैं हम उसको, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको तो हमने बॉडी से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी हमने ब्रीथ इन दोबारा से करा। अगर हम दोबारा से ब्रीथ इन कर रहे हैं तो हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन नहीं करा है, हमने फोर्स्ड इंस्पिरेशन करा है। दैट इज अगेन वी विल फिल द लंग्स विद द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर से फिल अप करा, फिर से इसको अंदर लेके आए। देन नॉर्मल ब्रीथिंग करी है हमने अंदर की तरफ, दैट इज टाइडल वॉल्यूम को भी हमने अंदर की तरफ लिया है। एंड फोर्स्ड इंस्पिरेशन विच इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको भी हमने लंग्स के अंदर लेके गए हैं हम। इसका मतलब तीन चीजों को एड अप किया है हमने, एंड द एडिशन ऑफ दीज थ्री इज नोन एज अ वाइटल कैपेसिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन कॉन्टेक्स्ट टू द ऑक्सीजन बाइंडिंग टू द हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये नाम देते हैं। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए सबसे प्राइमरी फैक्टर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी लंग्स में जरूर यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, इसीलिए तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो लो होना चाहिए। आपका जो लंग्स में टेम्परेचर है उसकी कंडीशन देखें तो वो भी लेस डिक्रीज में होना चाहिए। अगर मैं H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन का अमाउंट देखूं, H पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन देखूं, तो लंग्स के अंदर वो भी डिक्रीज में जाता है। ये तीनों फैक्टर कम होने चाहिए जब मैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात कर रही हूँ। H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन का कम होना मतलब pH जो है वो हाई होनी चाहिए। अगर मैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात कर रही हूँ तो इस क्वेश्चन में मैं वही बात कर रही थी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, तो मेरा जो pH है वो कैसा होना चाहिए था, हाई होना चाहिए था। मेरा टेम्परेचर लो होना चाहिए था, डिक्रीज में, बिल्कुल सही बात है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। और हाई PO2 होना चाहिए था। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मेरी pH जो है वो लो इन्होंने लिखा है, वो हाई होनी चाहिए थी। ठीक है, हाई pH यानी H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कम, ठीक है, डिक्रीज में जानी चाहिए थी। एक मिनट, हाँ जी, हाई पीएच, यहाँ पे इनको हाई पीएच लिखना था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ द 23rd क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ द मसल्स इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रीथिंग इन द ह्यूमन। नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए कौन सी मसल्स हैं जो हेल्प करती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिल्कुल हेल्प करती हैं। ये डायफ्राम भी हेल्प करता है, एब्डोमिनल मसल्स नहीं हेल्प करती। हमारी ये जो रिब्स की इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये हेल्प करती हैं। ठीक है, डायफ्राम एक्सटर्नल, डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल्स। यस, जब वर्ड आ गया इंटरकोस्टल मसल्स तो उसमें ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल दोनों आ जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डायफ्राम, जो हमारा डायफ्राम है विच इज डोम शेप, इस तरह से हमारे इसके ऊपर लंग्स जो है वो पड़े हैं। देयर इज अ कार्डियक नॉच इन द लेफ्ट लंग, तो दिस इज द डोम शेप्ड डायफ्राम, इट विल हेल्प। और इसके ऊपर जो रिब्स हमारे पास है उन रिब्स के बीचों बीच हमारे इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में। डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, दोनों ही हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में। Now the 24th question is incidence of emphysema. This is respiratory disorder. This is very very important. इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। सिगरेट स्मोकिंग से ये जो डिजीज है वो होता है रेस्पिरेटरी डिजीज।
व्हाट इज फाउंड इन सच केसेस, तो इस केस में होता क्या है, ब्रोंक्यूल्स आर फाउंड डैमेज, ये तो अस्थमा के केस में होता है बेटा। एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज, बिल्कुल सही बात है, दिस इज ट्रू, कि जो एल्वियोलाई हैं, जो आपकी ऑक्सीजन जिसकी वजह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो लंग्स में मेन पार्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, दैट इज एल्वियोलाई। एल्वियोलर वॉल जो है, जो इसकी वॉल है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड डैमेज, रेस्पिरेटरी मसल्स आर फाउंड डैमेज, नहीं, एल्वियोलर वॉल में डैमेज होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर नहीं हो पाता, विच इज इन द एम्फाइसीमा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन है, सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर इन द ब्रेन रेगुलेट द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, बिल्कुल, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन किसके हाथ में है, ब्रेन के हाथ में। ब्रेन में भी जो हमारा मेडुला वाला पार्ट है, दैट हैज अ रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, ठीक है। और ये क्या कंट्रोल करता है, ये इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, इंस्पिरेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा जो हमारा पॉन्स में जो ब्रेन का पॉन्स वाला एरिया है हाइंड ब्रेन का, उसके पास होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, एंड ये एक्सपिरेशन में हेल्प करता है, दिस इज फॉर द एक्सपिरेशन। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर रिड्यूस द इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन अपॉन स्टिमुलेशन, इंस्पिरेशन को रिड्यूस करने वाला कौन है, इंस्पिरेशन में ये हेल्प कर रहा था, इंस्पिरेटरी ये जो इंस्पिरेशन है इसको कंट्रोल, इसको रिड्यूस करने के लिए, यानी एक्सपिरेशन में पॉन्स हेल्प करेगा, दैट इज न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक्स मैंने नेम भी लिखा है, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 26th क्वेश्चन, व्हेन डज कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसोसिएट कर जाए कहाँ से, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कब बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ चिपकी हुई थी, एसोसिएशन में थी। लेकिन ये डिसोसिएट कब कर जाएगी, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज होता कहाँ है, लंग्स के अंदर। जब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाएगा तब ये दोनों डिसोसिएट हो जाएंगे और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी। So there is an increase in the partial pressure of oxygen is high and PCO2 is low. Option number B is a correct answer. Next question है हमारे पास, using what can air volume be estimated in breathing movement? इसको यूज करने से एयर के वॉल्यूम को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पायरोमीटर। ये हमारे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द एयर वॉल्यूम्स, को मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप को हम टू लिसन द साउंड ऑफ द हार्ट बीट, साउंड ऑफ हार्ट बीट, अगर हार्ट बीट सुननी है तब स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, पिग्नोमैनोमीटर हम ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 28th है हमारे पास, मार्क द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किसके बराबर है, टाइडल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को एड अप कर दें तब मिलता है, नहीं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमें तब मिलता है जब हम टाइडल वॉल्यूम में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड अप कर दे, तब हमें मिलता है कैपेसिटी। तो ये गलत है, दैट इज इनकरेक्ट। इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब सेकंड देख लेते हैं, वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तीन चीजों का सम अप होता है, टाइडल वॉल्यूम का, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी सेकंड ये करेक्ट। तो ये वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम दैट इज आरवी किसके बराबर है, वाइटल कैपेसिटी को अगर निकाल दें, हम माइनस कर देंगे, वैसे ही तीन का सम है, इसमें से एक को माइनस कर दिया तब हमें रेजिडुअल वॉल्यूम मिलता है, ये इनकरेक्ट है, जो कि मुझे दोनों में दिख रहा है। एक और चेक करना पड़ेगा, टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू, टाइडल वॉल्यूम कब मिलेगा हमें,
जब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में से इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माइनस कर देंगे, बिल्कुल सही बात है, दैट इज दिस वन इज करेक्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 29 है हमारे पास, देयर विल बी अ राइट शिफ्ट। जब हम एक ग्राफ करते हैं बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन, जब इन दोनों के बीच में ग्राफ करते हैं, वी गॉट अ सिग्मोइड कर्व। इस तरह से वी गेट अ सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व हमें देखने को मिलती है। एंड टुवर्ड द राइट वी गेट अनदर कर्व विच इज फॉर द टिश्यूज, right, for the tissues, and on the left side we again get a curve which is for the lungs. लेफ्ट एल से स्टार्ट होता है, लंग्स एल से स्टार्ट होते हैं। दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर कि किस तरीके से आपको याद रखना है। जब हम राइट शिफ्ट की बात करते हैं तब क्या होता है, टिश्यूज में आपको पता है क्या क्या कंडीशंस थी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो वो डिक्रीज में था, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंक्रीज में था। टेम्परेचर जो है वो बहुत इंक्रीज में था, और एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन यानी पीएच कैसी थी, लो पीएच थी। तो ये कंडीशंस हैं। अगर राइट की तरफ हम बात करते हैं तो राइट की तरफ आपका PCO2 जो है वो बहुत ज़्यादा था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बॉडी के टिश्यू ऑब्टेन, 30th क्वेश्चन, बॉडी टिश्यू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। यस, जो कैपिलरीज थी उनके पास हीमोग्लोबिन था और बहुत सारा ऑक्सीजन था, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन था। और इन कैपिलरीज से ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ आनी थी, टिश्यू के अंदर आ जानी थी, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो इन्होंने इस तरफ को मूव करना था। बॉडी टिश्यू ऑब्टेन द ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ इट्स डिसोसिएशन इन द टिश्यू विच इज कॉज्ड बाय, तो टिश्यूज के अंदर क्या था, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो था और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत हाई था। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुकी हूँ कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ बहुत ज़्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये बहुत कम होता है। नेक्स्ट दैट इज 31st क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एन ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अगर शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें और उनको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने ब्रेक डाउन करना हो इन लॉट ऑफ एनर्जी, अगर हम बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इनके ब्रेक डाउन से, प्लस जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है एज अ बाई प्रोडक्ट, कुछ वाटर जो है एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकलता है। दिस इज नोन एज, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 32 में आ गए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको कौन सा सही लग रही है बात, रेस्पिरेटरी सेंटर आर नॉट अफेक्टेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो गलत लिखा है। रेस्पिरेटरी सेंटर को इफेक्ट करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड होता है और H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन होता है। ये दोनों फैक्टर हैं जो इन दोनों को कंट्रोल करते हैं, एक तरह से इफेक्ट करते हैं, क्योंकि कीमो रिसेप्टर्स फटाफट से इन दोनों चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं, क्या ये हाई तो नहीं है, तो फटाफट से रेस्पिरेटरी सेंटर्स को मैसेज कन्वे करते हैं। सेकेंड है, इन ह्यूमन वाइटल कैपेसिटी इज जस्ट डबल द एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, को आप डबल कर दे वाइटल कैपेसिटी आपको मिल जाएगी, ये भी आपका इनकरेक्ट है। ह्यूमन लंग में 103 एल्वेलाई नहीं, मिलियन इन नंबर होते हैं बच्चे, मिलियन इन नंबर होते हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द लंग एक्ट एज अ सक्शन पंप की तरह एक्ट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ इन कर सकें, तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द लंग एक्ट एज अ सक्शन पंप की तरह, दैट इज ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। बॉडी टिश्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन इज body tissue obtain oxygen from hemoglobin because of its dissociation in the tissue which is caused, already we have done this question बच्चे, लो कंसंट्रेशन होती है टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत हाई होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34th,
व्हेन ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन राइज, अगर ब्लड में, ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन के साथ आप देखें कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो गया है, यानी कार्बामीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई है, तब क्या होता है, व्हाट हैपन टू द ब्रीथिंग रेट, क्या ब्रीथिंग रेट पर कोई असर नहीं होगा, क्या वो डिक्रीज यानी कम हो जाएगा, वो स्टॉप कर जाएगा, नहीं, वो इंक्रीज हो जाएगा। फटाफट से हम इंस्पिरेशन करते हैं, अगर हम किसी स्मोकी एरिया में हैं तो इन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ही तो था जो कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को। फटाफट से कीमो रिसेप्टर्स, मैंने कहा जो आपके कीमो रिसेप्टर्स हैं वो मैसेज कन्वे करते हैं रेस्पिरेटरी राइम सेंटर में, जो कहाँ प्रेजेंट है, मेड्यूला में, और मेड्यूला में फटाफट से इंस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इंस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करने का मैसेज कौन कन्वे कर रहा है, द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the blood, it control the chemoreceptors, or we can say that is the respiratory control system जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, and we do more and more of the breathing. That is option number D. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब इंस्पिरेशन होती है तब क्या होता है, डायफ्राम जो डोम शेप है वो नीचे की तरफ जाएगा, यानी फ्लैटन भी बोल सकते हैं, और लोअर साइड पे पुश होना शुरू भी हो जाएगा, ये भी बोल सकते हैं। और जो रिब्स हैं, यहाँ पे लंग्स के ऊपर जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ रेज्ड होना शुरू हो जाते हैं, ये लोअर साइड पे जाना शुरू हो जाता है जो हमारा डायफ्राम है, और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो बाहर, जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ढूंढिए इस ऑप्शन को, द डायफ्राम गेट फ्लैटन, फ्लैटन भी बोल सकते हैं या लोअर साइड पे मूव होना भी बोल सकते हैं, और जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैविटी के अंदर स्पेस हो सके। किस चीज़ के लिए, जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ज़्यादा अंदर जो है वो एयर अंदर आ पाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द 36th क्वेश्चन इज a normal man at rest inspire and expire about 500 millimeter of the air. नॉर्मली जो हम इंस्पायर करते हैं एयर, मैंने कहा या बाहर निकालते हैं, एक्सपायर करते हैं, नॉर्मल ब्रीथ इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। The normal breath is known as tidal volume which is 500 ml. इतना एयर हम अंदर लेके आ सकते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग में, इंस्पिरेशन में, एंड नॉर्मली हम इसी वॉल्यूम को एक्सपिरेशन से बाहर भी निकाल सकते हैं। दिस इज द टाइडल वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द टिश्यू अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन बाय 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है तो वो कितनी करेगा, कितना ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, 500। और अगर यही क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछ लिया जाता तो आपने बताना है 4 ml। और ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी करी, इसमें 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से 5 ml ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई की जाती है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की बात हो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से, तब हम बात करेंगे दैट इज द 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है 38th क्वेश्चन, what would happen if the oxygen concentration in the tissue was almost as high as at the respiratory surface? What would happen if the oxygen concentration in the tissue was almost as high? अगर ऑक्सीजन का जो कंसेंट्रेशन है वो हाई रहे, जैसे कि लंग्स में होता है वैसे ही हाई रहे, कहाँ पे, रेस्पिरेटरी सरफेस पे, टिश्यूज में भी अगर सेम रहे, यहाँ पे लंग्स में भी हाई ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है लेकिन टिश्यूज के पास भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज यानी हाई में रहे तो क्या होगा, तो फिर इसको सप्लाई चाहिए ही नहीं। ये जो सप्लाई हम करवा रहे थे, ये जो एक्सचेंज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हम करवा रहे थे, ये होगा ही नहीं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वुड डिसोसिएट टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द टिश्यू, hemoglobin would combine with more oxygen to the tissue, oxyhemoglobin would not dissociate, बिल्कुल नहीं टूटेगा, क्योंकि अगर आप सेम की बात कर रहे हैं, वहाँ भी हाई था, लंग्स में भी ऑलरेडी ऑक्सीहीमोग्लोबिन प्रेजेंट था,
तो अगर वो सेम कंडीशन में है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट करके ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यू को नहीं देगा, इट विल नॉट डिसोसिएट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 39th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ अ न्यूमोटॉक्सिक सेंटर? ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर आपका पोन्स में होता है और रेस्पिरेटरी राइम सेंटर आपका मेड्यूला में होता है। मेड्यूला इज रिस्पॉन्सिबल इनवॉलेंट्री जो ब्रीथिंग है आपकी, इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग, एक और क्वेश्चन इसी में ऐड अप कर रही हूँ, इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा मेड्यूला और वॉलेंट्री ब्रीथिंग के लिए हमारे पास होता है, यहीं पे बता दूं। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगी। डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, वही लास्ट क्वेश्चन, वेयर डज द इम्पल्स फॉर द वॉलेंट्री फोर्स्ड ब्रीथिंग स्टार्ट? अगर आपने वॉलेंट्री यानी अपनी विश से फोर्स्ड ब्रीथिंग स्टार्ट करनी है, जैसे योगा या किसी जिम या एक्सरसाइज के ड्यूरिंग आप फोर्स्ड ब्रीथिंग वॉलेंट्री एक्शन से करवाते हैं, then it is done with the help of a cerebrum. This is for the voluntary, और involuntary में medulla will help. ठीक है, so this is the answer, that is the option. Thank you. Please subscribe Science Side and please share this video with the other friends so that they will gain the help. Thank you बच्चा, thanks a lot.